पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं और चीन से भी अच्छे हैं। बिल्कुल। उसके रिश्ते रशिया के साथ टर्की से भी बेहतर हो अच्छे रहे हैं और वहां से भी अच्छे हैं। ईरान से भी। हम कहाँ हैं? हम विदेश नीति में है कहाँ? इजराइल के साथ, सिर्फ इजराइल के साथ। और इजराइल कौन है? एक जेनोसाइडल स्टेट है। और जब ये इस वार के बीच में पाकिस्तान पे कहा था कि हम दलाली नहीं करेंगे, इस टाइप की बात दो प्रॉब्लम। एक तो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, मालदीव में के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता हूं कि मालदीव जो 50,000 या 60,000 की आबादी का देश है, वो भारत के बारे में कह रहा था कि आप सिपाही यहां से निकल लीजिए, इंडिया आउट। जस्ट इमेजिन। हाँ? ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? आप लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। नेपाल आपके साथ नहीं है, श्रीलंका आपके साथ नहीं है, बांग्लादेश आपके साथ नहीं है, पाकिस्तान तो कभी भी आपके साथ नहीं। और मैं बार बार कहता हूं वो तो होना शुरू हो गया कि गले मिलने से विदेश नीति नहीं चलती, झूले झुलाने से विदेश नीति नहीं चलती। अमेरिका का राष्ट्रपति आपको सुबह से शाम तक कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? बिल्कुल। अमेरिका से आपके कोई रिश्ते नहीं है, चाइना से आपके कोई रिश्ते नहीं है, रशिया आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो दोस्त आपने गंवा दिया है, ईरान आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ था, वो आपने गंवा दिया है, पाकिस्तान और चाइना। और हमारे टेलीविजन चैनल रोज कहते हैं कि हमने ड्रैगन को पटक के मार दिया। जस्ट इमेजिन, जब आपका टेलीविजन ये कहता होता है तो दरअसल वो आपकी विदेश नीति का नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि आप चाइना को इरिटेट कर रहे होते हैं। तो जब वो विदेशों में जाते हैं तो उसके 15 दिन पहले एक टीम इनकी जाती है जो वहाँ के एनआरआईज को इकट्ठा करती है, फिर वहाँ जाके खड़े होते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, यूं करते हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज स्कल्प्टेड। एक भी कदम ऐसा नहीं है जो स्पॉन्टेनियस। और सबसे बड़ा कोई प्रोपेगेंडा अगर चला है, मैं चूंकि बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, तो वो ये कि ठीक है यार, दुनिया में तो डंका बज रहा है ना, ये वाला कि विश्वगुरु शब्द का उपयोग कम किया जाता है ये सब सोशल मीडिया पे, लेकिन दुनिया में डंका बज रहा है। पहले इज्जत नहीं मिलती थी, अब इज्जत मिलती है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां मुझे लगता है कि तो पूरा एक माहौल बनाया गया कि आप दुनिया में वर्ल्ड लीडर हो गए। मोदी जी के चलते आप जहां जाते हैं वहां के लोग सलाम करते हैं। थोड़ा बहुत विदेश मैंने भी घूमा है, आपने भी घूमा, ये कितना सच है उस पर बात ही करना बेकार है। ये जो इमेज बनी थी और जो हाल के टाइम में हुई हैं घटनाएं अभी पिछले 3-4 साल में, चाहे वो फलस्तीन का मामला हो, ईरान के वार का मामला हो, ट्रंप के साथ रिश्तों का मामला हो, देखिए इसको मैं दो तरीके से इसको देखने की कोशिश करता हूँ। एक तो हमें ये समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कोई स्वाभाविक नेता नहीं है। बड़ी बात कर रहे हैं आप। स्वाभाविक नेता नहीं है। जो आप अटल बिहारी वाजपेयी में देखते हैं, अच्छा, जो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू में देखते हैं, इंदिरा गांधी में देखते हैं, मोदी वो नेता नहीं है। मोदी जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के एक इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस्ड पर्सनालिटी है। सब कुछ उनका स्कल्प्टेड है, सब कुछ उनका प्लान्ड है, और उस प्लानिंग में प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो ये मीडिया पे जो कब्जा है, वो उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और मीडिया भी तो उसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाउसेस की ही है सारी। अब तो खास तरीके से मोदी की एक तस्वीर का आना, एक खास तरीके से यूं देखना, खास तरीके से कुछ चीजों को बोलना, टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से भाषण देना, वो सारी चीजें। क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि स्पॉन्टेनिटी नहीं है इनके अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी को कभी ये दिक्कत नहीं थी। तो मैं ये कहता हूं कि जो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये वो जो प्रतिमा की गढ़ी गई है, उसके वो प्रोड्यूस हैं। तो जब वो विदेशों में जाते हैं तो उसके 15 दिन पहले एक टीम इनकी जाती है जो वहाँ के एनआरआईज को इकट्ठा करती है, फिर वहाँ जाके खड़े होते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, यूं करते हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज स्कल्प्टेड। एक भी कदम ऐसा नहीं है जो स्पॉन्टेनियस है उसमें। मोर ऑफ अ थिएटर। हाँ, और उसके बाद फिर उस इमेज को हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता है और लोग उस छवि को ही देखते हैं, क्योंकि कोई काउंटर नैरेटिव, कोई काउंटर मीडिया उस तरीके से पहले नहीं, अब तो है। तो उस छवि में कि नरेंद्र मोदी न केवल हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के बहुत बड़े नेता हैं और उनकी बात दुनिया सुनती है, इस छवि को बहुत कायदे से हमारे और आपके मानस में इंपोर्ट किया गया, उसको यहाँ पे छाप दिया गया। दिक्कत तब पैदा हुई कि जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग विदेश नीति पे हमारी असफलताएं एक के बाद आने लगी। और मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान की राजनीति के विदेश नीति के मामले में सबसे असफल प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने हिंदुस्तान का जो के गौरव को भी रक्षा नहीं की और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक नेशनल इंटरेस्ट है उसकी भी रक्षा नहीं की। आज की तारीख में आप धर्मगुरु थे, आप तो यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर रुकवा रहे थे, यही कह रहे थे, यही प्रोपेगेंडा था, है ना। अमेरिका का राष्ट्रपति आपको सुबह से शाम तक कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? बिल्कुल। अमेरिका से आपके कोई रिश्ते नहीं है, चाइना से आपके कोई रिश्ते नहीं है, रशिया आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो दोस्त आपने गंवा दिया है, ईरान आपका एक बहुत अच्छा दोस्त हुआ था, वो आपने गंवा दिया है। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के पहलगाम हुआ
तब हमारे पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। हमने अलग अलग देशों में अपने डेलीगेशंस भेजे, हम ये दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। क्यों? आज पाकिस्तान, वो ट्रंप पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से भी अच्छे हैं और चीन से भी अच्छे हैं, बिल्कुल, उसके रिश्ते रशिया के साथ टर्की से भी अच्छे हैं और वहां से भी अच्छे हैं, ईरान से भी। हम कहाँ हैं? हम, और आर्थिक स्तर पर आज आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया। तो विदेश एफडीआई जिस तरह से यहाँ जा रही है, बिल्कुल आश्चर्यजनक है, मतलब जीरो हो गए आप एफडीआई में। तो आप हैं कहाँ? आज आप, नेपाल आपके साथ नहीं है, श्रीलंका आपके साथ नहीं है, बांग्लादेश आपके साथ नहीं है, पाकिस्तान तो कभी भी आपके साथ नहीं था, होना भी नहीं चाहिए, भूटान तक। वेयर आर वी? सार्क नाम का एक होता था, वो आपने खत्म कर दिया। चोगम होता था, वो आपने खत्म कर दिया। नॉन अलाइन मूवमेंट था, वो खत्म हो गया। तो हमारी विदेश नीति कहाँ है? आज की तारीख में दिक्कत यह है कि हमारा एक आदमी अमेरिका में पकड़ा जाता है और उसके बाद हिंदुस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के खिलाफ मुकदमा होता है वहां पे। कनाडा में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जा नहीं सकते। क्यों? वेयर आर वी? विदेश नीति में हम है कहाँ? इजराइल के साथ, सिर्फ इजराइल के साथ। और इजराइल कौन है? एक जेनोसाइडल स्टेट है, जिसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, जिसको बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाकायदा एक वॉर क्रिमिनल घोषित कर रखा है, वारंट जारी किया हुआ, जिसको खुद ट्रंप कहते हैं, जो उनके गॉडफादर हैं, कि हमारी वजह से तुम बचे हुए हो, अदरवाइज तुम तो जेल चले जाते। ही इज अ क्रेजी गाय। और हम युद्ध शुरू होने के 2 दिन पहले इजराइल से जाके गले मिलते। क्यों? अगर ये हमारी विदेश नीति है। अमेरिका कहता है कि आपको वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदना, आप नहीं खरीदते। कहता है ईरान से तेल नहीं खरीदता, आप नहीं खरीदते। कहता है रशिया के साथ तेल नहीं खरीदता, आप नहीं खरीदते। वो कहता है रशिया से तेल खरीदो, आप खरीदते हो। कहता है ईरान से तेल खरीदो, आप खरीदते हो। कहता है वेनेजुएला से तेल खरीदो, आप खरीदते। क्यों? वेयर इज आवर फॉरेन पॉलिसी? तो सवाल इस बात को है, जब आप मॉरल लीडरशिप खो देते हैं, हमारी जो पहचान एक मॉरल लीडर के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे थी, जब आप वो खत्म कर देते हैं, जब इजराइल के साथ आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, तब ये दिक्कत पैदा होती है। जब मुस्लिम हेट का इसमें कितना रोल है? किसमें? मुस्लिम हेट का इसमें कितना रोल है? देखिए, विदेश नीति में ये बहुत मैटर नहीं करता। नहीं, मैं जिस तरह से सोचता हूं, मैं आपको बता दें, जैसे मालदीव का मामला है, मैंने थोड़ी स्टडी करने की कोशिश की कि मालदीव में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया आउट हुआ। कुछ लोग हैं जिनसे बात और बाकी सब किया, तो आप आश्चर्य करेंगे इस बात पर कि हमारे यहाँ के जो वीडियोस होते हैं, जिनको हम समझते हैं ये तो साइडलाइन ट्रॉल हैं और ये हैं, उनको बाकायदा वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और वहाँ पर घुमाया गया था उस चुनाव के पहले कि इंडिया मुसलमानों के साथ ये बिहेव कर रहा है। मैं ओमान गया, ओमान में जो मेरे ड्राइवर थे, एक दिन बाद जब नॉर्मल हो गए तो उन्होंने यही सवाल पूछा कि इंडिया तो इतना सुंदर देश है, हमारे साथ इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं और इतने सारे इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, लोग भी हैं, आप क्या मुसलमानों के साथ ऐसे बिहेव क्यों हो रहा है? डेनमार्क में एक प्रोफेसर ने मुझसे ये सवाल पूछा कि अचानक से क्या हो गया, आप सब लोग मुसलमानों से इतना हेट करने क्यों लगे? मेरे समझ में ये आता है कि जब आप ये करते हो तो बांग्लादेश जैसे देश में या फिर मालदीव जैसे देश में या और भी इस तरह की दूसरी जगहों पर जो कट्टरपंथी हैं, उनको एक ये मौका मिल जाता है कि हिंदुस्तान एक एंटी हिंदू मुल्क है। ईरान और उसकी इजराइल की आपने बात की, मैं भी लगातार करता रहता हूँ। ईरान को जब मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, गजा में लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये चीज़ें जाती हैं। जब ईरान का आप सपोर्ट करोगे तो आपका ही सपोर्टर कहने लगेगा आपने मुसलमान का सपोर्ट कर दिया। मैं इसको इस तरह से मतलब समझने की कोशिश करता हूँ कि मुस्लिम हेट ने आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाने में कितना रोल निभाया है। देखिए, मुस्लिम हेट ने आपकी फॉरेन पॉलिसी को उतना डैमेज नहीं किया जितना डैमेज हम सोचते हैं। ओके, है ना? मेरा ये कहना ये है कि आपके जो फॉरेन पॉलिसी के का जो विजन है वो क्या है? ये कहता है कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, तब दरअसल वो अपनी विदेश नीति की अक्षमता को अंडरलाइन कर रहा होता है। जब आपने यूरोप के बारे में इस तरह की बातें की थी, और जब ये इस वार के बीच में पाकिस्तान पे कहा था कि हम दलाली नहीं करेंगे, इस टाइप की बात थी। दो प्रॉब्लम। एक तो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि जब आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी और आपकी आइडियोलॉजी आपकी विदेश नीति को डिफाइन करने लगती है, तब उसमें प्रॉब्लम्स आती है जी। दूसरी बात क्या है कि जब आपका फॉरेन पॉलिसी का विजन क्लियर नहीं होता है, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और ये दोनों का एक्यूमुलेटेड वो दिखाई पड़ता है। जब आपको डोनाल्ड ट्रंप में एक सनातन रक्षक दिखाई पड़ने लगेगा, तब ये क्यों है? आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस में आपने ये एसेस करने की कोशिश ही नहीं की कि ये ट्रंप भारत, ये जो आदमी अगला राष्ट्रपति होने वाला है, ये भारत का दोस्त होगा या दुश्मन होगा, exactly. या इससे हम कितनी लेवरेज ले सकते हो, कितनी लेवरेज नहीं ले सकते। जब आप भारत के उभरते हुए 140 करोड़ के बाजार की मार्केटिंग करने की जगह जब आप खुद की मार्केटिंग करने लगते, तब ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है जब आप एरोगेंस में कि हम बहुत बड़े हो गए, ये नेपाल क्या है, श्रीलंका क्या है, बांग्लादेश क्या है, तब ये प्रॉब्लम होती है। तो मालदीव में के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता हूं कि मालदीव जो 50,000 या 60,000 की आबादी का देश है, वो भारत के बारे में कह रहा था कि आप सिपाही यहां से निकल लीजिए, इंडिया आउट। जस्ट इमेजिन।
ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? समझदारी ये कहती है कि आपको अपने पड़ोसियों से रिश्ते बना के रखना हमेशा, बिल्कुल। श्रीलंका हो चाहे नेपाल और बांग्लादेश, आप रोज बांग्लादेशी कहते हैं, क्या उससे बांग्लादेश नाराज नहीं होगा? बिल्कुल। और अगर बांग्लादेश नाराज होगा तो क्या आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका डिस्टर्ब होगा या नहीं डिस्टर्ब होगा? हम बहुत मुश्किल के साथ बांग्लादेश और जो नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम थी उसको हम संभाल पाए थे। बिल्कुल। लेकिन आप रोज बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, क्यों भाई? इतनी तो समझ होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि जो चीन के हिस्से में जो कश्मीर है वो भी हम लेके रहेंगे, तब दरअसल आप भारत की विदेश नीति का नुकसान कर रहे होते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब हो सकता है आपको याद हो कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और एक वक्त था जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जहां तक मुझे ध्यान पड़ा वो स्टेटमेंट ये था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। जॉर्ज फर्नांडिस को बुला के बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ऐसा स्टेटमेंट आप मत दीजिएगा। हम मन में क्या सोचते हैं अलग बात है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट देते हैं तो दरअसल आप चाइना को नाराज कर रहे होते हैं। वी हैव टू इंप्रूव आवर रिलेशनशिप विद देम। नाउ वी आर फेस्ड विद द टू थिएटर्स ऑफ वॉर, पाकिस्तान और चाइना। और हमारे टेलीविजन चैनल रोज कहते हैं कि हमने ड्रैगन को पटक के मार दिया। जस्ट इमेजिन, जब आपका टेलीविजन ये कहता होता है तो दरअसल वो आपकी विदेश नीति का नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि आप चाइना को इरिटेट कर रहे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि और सोशल मीडिया के टाइम में और नई खबरें छुपती हैं। पहले चलो हिंदी अखबार की नहीं जाती समझ में। बिल्कुल। तो हम जो जिस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है। तो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो है, वो उसने भारत की जो एक छवि बनाई। जैसे मुझे याद आता है मालदीव वाला जब मामला हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए थे समंदर के किनारे और उसको कहा जा रहा था कि ये मालदीव, लक्षद्वीप में कि ये मालदीव का अल्टरनेटिव डेवलप होगा। बड़ी खूबसूरत सी वीडियो आई थी। एक बात मानना पड़ेगा कि इतनी सुंदर वीडियोज जो आती हैं ना, उनको देख के बस अच्छा लगता है। लक्षद्वीप उतना सुंदर पता नहीं है कि नहीं जितना उन वीडियोज में दिख रहा था। लेकिन आप एक तरफ आपके लोग जो है वो मालदीव के मंत्री उसका गाली गलौज कर रहे थे, एक तरफ आपके प्राइम मिनिस्टर वहां जाके करते हैं, और आपकी एक जो एजेंट जो बुक कराते हैं वो कौन सा एक कंपनी है, ये मेक माई ट्रिप वगैरह टाइप की होती है, उस टाइप की कोई एक कंपनी थी जिसने कहा कि हम मालदीव का टिकट ही बुक नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन, क्या नॉनसेंस है। उसका क्या असर पड़ेगा उसका? बिल्कुल। मेरे एक मित्र थे जो बड़े काफी समय तक वो जर्मनी में थे जी, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे कही। बोले जर्मनी में लोग मुझसे पूछते हैं, आपके यहाँ इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, आप मैनेज कैसे करते हैं? तो दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को देख के सीखने की कोशिश कर रही थी कि इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी हम कैसे एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी हैं। और थे हम। हाँ, और थे। भाई जर्मनी में तो इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, फ्रांस में भी इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। थोड़े से माइग्रेंट्स आ गए, थोड़े से मुसलमान आ गए तो प्रॉब्लम हो गई, परेशान है। हाँ, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। हाँ, एग्जैक्टली। उनको प्रॉब्लम, हमारे यहाँ तो बुर्का पहन के भी निकल रहे हैं, घूंघट काट के भी निकल रहे हैं, वो चोगा पहन के भी निकल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप जब उस छवि को जब आप तोड़ते हैं, तब जो आपकी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर थी डेमोक्रेसी, जब वो कमजोर होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आपको आपकी बार्गेनिंग पावर भी कमजोर होगी। आप इसको समझिए, बिल्कुल 100% कमजोर हुई है, इसमें कोई दो राय ही नहीं। और फिर क्या होगा? आप लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं, वो तो होना शुरू हो गया कि गले मिलने से विदेश नीति नहीं चलती, झूले झुलाने से विदेश नीति नहीं चलती। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन। मज़ीद इस तरह की भारतीय मीडिया की रिएक्शन वीडियो अगर देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।